प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जिनका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से बनना तय है, जो महासागरीय लवणता वाला टॉपिक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आराम से उनके ज्योग्राफी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि फिलहाल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी जो राजस्थान की ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन आने थे, उसमें भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, आराम से इस वीडियो को देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा मैं बताऊं उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको जो पहली बात आपको महासागरीय लवणता से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। जो फैक्ट होगा मैं वही बताऊँगा, डिटेल में आपको समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में आप पढ़ चुके हो। तो एक आपको ध्यान में रखना है कि जो महासागरीय लवणता है, इस लवणता की गणना प्रति 1000 ग्राम के अंदर की जाती है। ठीक है। जिस प्रकार महासागरीय भागों की औसत लवणता आपको ध्यान में रखनी है 35 प्रति 1000, परसेंटेज के अंदर प्रति 100 के ऊपर हम गणना करते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर प्रति 1000 जो पार्टिकल हैं उनकी गणना की जाती है, जो लवणीय मात्रा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आपकी औसत लवणता लगभग 35 आपको ध्यान में रखनी है, वैसे होती है 34.75 प्रति 1000। ठीक है। जिस प्रकार प्रतिशत की मात्रा, जिस प्रकार हमें इसके अंदर गणना करनी है, तो 35/1000 इंटू 100 3.5%, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मल ध्यान में रखनी है, लेकिन 35 प्रति 1000 ये आपको ध्यान में रखना है औसत लवणता। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि जोली महोदय के अनुसार समस्त महासागरीय भागों में समस्त लवण की मात्रा निकाल ली जाए तो महासागरीय जल का स्तर 30 मीटर या 100 फीट नीचे गिर जाएगा। नॉर्मल आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। जो चैलेंजर अभियान के तहत डिटमायर महोदय ने महासागरों में कितने प्रकार के लवण बताए हैं? 27 प्रकार के। ठीक है। इनमें से 7 हैं वो मुख्य लवण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा कैल्शियम सल्फेट, पाँचवां पोटेशियम सल्फेट, छठा कैल्शियम कार्बोनेट और सातवां मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनका क्रम पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पर सोडियम क्लोराइड 77.8%। ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। ठीक है। और तीसरा और चौथा और पांचवा है, इनकी आप मात्रा को ध्यान में वैसे ही ध्यान में रख लेना। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 3 नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट। बस इनका आपको क्रम पूछा जाएगा और क्रम आपको ध्यान में रखना है। या ऐसा पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा कौन से लवण की होती है, तो सोडियम क्लोराइड, और उसकी मात्रा पूछी जा सकती है। ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि खुले महासागर की लवणता 33 प्रति 1000 पर। ठीक है। तो 33 से 37 प्रति 1000 जो पर पार्टिकल, जिनका हम मतलब प्रति 1000 में नापते हैं, तो 33 से 37 है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है कि जो चारों तरफ स्थल से घिरे यानी बंद जो सागर होते हैं, जैसे लाल सागर, इसमें यह कितनी है? 41 है प्रति 1000, 41 भाग प्रति 1000। ठीक है। प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता का कारण आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार है। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता का कारण क्या है? एक तो उसका आकार काफ़ी बड़ा है। ठीक है। और उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो भी बहुत अधिक है, क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर भी, जो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी भागों में लवणता 35 भाग प्रति 1000 में से कम होकर 31 भाग प्रति 1000 हो जाती है, क्योंकि इसमें आर्कटिक जो ऊपर वाला क्षेत्र है, उसका जो पिघला जल है, मतलब ग्लेशियर से पिघला हुआ जल काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँचता है, तो इस कारण उसकी लवणता में कमी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसके पश्चिमी भागों में लवणता के कम होने का कारण क्या है? तो ये नीचे 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर जो आर्कटिक महासागर है उसका पिघला हुआ जल, मतलब ग्लेशियर का बर्फ़ से जो शुद्ध जल आएगा, क्योंकि वो जो जल होगा वो शुद्ध होगा,
और जो महासागरीय भागों में लवणीय जल होगा, शुद्ध जल जब वहाँ के मिलेगा तो वहाँ लवण की मात्रा में कमी आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आपको बात जो ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों, महासागरीय लवणता के जो स्रोत हैं, एक तो बहता हुआ जल। जो बहता हुआ जल जो स्थल भाग से जल की ओर जाता है तो स्थल से काफ़ी मात्रा में लवण की मात्रा वो अपने साथ ले जाता है। एक पवन द्वारा भी जो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, और महासागरियों में जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उनसे भी लवणता बढ़ती है, ठीक है। जो उच्चतम लवणता है वो 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दर्ज की गई है। तो यहाँ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के मध्य यहाँ अधिकतम लवणता, क्योंकि उच्च वाष्प दर हो रहती है, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो यहाँ वाष्प दर भी उच्च होगी, जिसके कारण यहाँ अधिकतम लवणता पाई जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं। दूसरा जो विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्यार्थियों पहला जो कारण ये होगा कि वाष्पीकरण है वो लवणता के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक पानी वाष्पीकृत होगा लवणता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये जल है, तो जल है वो जब तापमान अधिक होगा तो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, तो ऊपर जो उड़ेगा जल वो शुद्ध जल होगा, और पीछे जो जल रह जाएगा वो लवणीय जल होगा। तो उसमें लवणता की मात्रा ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, क्योंकि शुद्ध जल ऊपर उड़ता रहेगा और पीछे लवणीय जल बचता रहेगा। तो इस कारण आपको ध्यान में रखना है कि वाष्पीकरण जितना उच्च होगा लवणता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वाष्पीकरण जितना कम होगा लवणता उतनी कम होगी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद जो आप ये मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको आगे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं लवणता को, उसमें जो 2 नंबर का कारक है उसको आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा का जल। वर्षा का जल आपको पता है कि शुद्ध होता है, ठीक है। यह शुद्ध जल जब महासागर वाले भागों में जाएगा तो वहाँ लवणीय जल होगा, लेकिन उस लवणीय जल में जब ये वर्षा का जल मिलेगा शुद्ध जल, तो उसकी लवणता को कम कर देगा। यही बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि विषुवत रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय कर्क व मकर रेखा वाले भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि विषुवत रेखीय जो भाग होते हैं वहाँ एनी टाइम मतलब वर्षा होती रहती है, मतलब शुद्ध जल आता रहता है, लेकिन जो अयन रेखीय भाग हैं वहाँ वर्षा की मात्रा कम रहती है, इस कारण वहाँ लवणता अधिक मिलती है। विषुवत रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में वर्षा कम होती है। यही कारण है कि जो अयन रेखीय भाग हैं वहाँ शुद्ध जल कम प्राप्त होता है अपेक्षा विषुवत रेखीय भागों की, ठीक है। कारण यहाँ आपको मैं बता ही चुका हूँ, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण व न्यून वर्षा, इसका यही कारण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके यही बनता है कि विषुवत रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में जो लवणता अधिक क्यों पाई जाती है। तो इसका कारण आपको यही मिलेगा कि विषुवत रेखा जो भाग हैं वहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, यानी शुद्ध जल ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है विद्यार्थियों। और अयन रेखीय भाग हैं मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा वाले भाग, तो वहाँ क्या है कि शुद्ध जल मतलब वर्षा की मात्रा कम रहती है, इस कारण वहाँ लवणता की मात्रा अधिक और विषुवत रेखीय भागों में मात्रा कम रहती है। हालांकि आपको पता है कि विषुवत रेखीय भागों में लवणता अधिक मिलनी चाहिए, क्योंकि वाष्पीकरण की उच्च दर वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ वर्षा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके बाद तीसरा जो कारण है नदियों का जल। नदियों में जो वर्षा और बर्फ़ का जो जल है वो मुहाना क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ आके मुहाने पे गिरती हैं वहाँ शुद्ध जल गिरेगा लवणीय जल के अंदर और लवणता को कम कर देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। एक आपको जो फैक्ट विद्यार्थियों ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना है, जो बंगाल की खाड़ी है उसकी लवणता कम है अपेक्षाकृत अरब सागर की अधिक है। इसका सीधा सा आपको कारण आपको पता होना चाहिए
कि अरब सागर में जो नदियों द्वारा जल विसर्जन की मात्रा है वो कम है। बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर नदियों की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा जल ले जाती हैं। मतलब लगभग जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, तो वहाँ जो मीठा जल पहुँचता है तो लवणता को कम कर देता है, और अरब सागर में लवणता ज़्यादा रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी विद्यार्थियों। इसके बाद जो विद्यार्थियों ये मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें मैप में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, जैसे पूर्वी ये काला सागर है, तो यहाँ जो लवणता की मात्रा है 18.5 मतलब भाग प्रति हजार कम है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये देखिए निप्पर, नीस्ट और डेन्यूब ये तीनों नदियाँ अपना मीठा जल यहाँ लाकर इस मुहाने पर मिलती हैं। पूर्वी काला सागर में ये नदियाँ आकर गिरती हैं, इस कारण मीठा जल यहाँ अत्यधिक मात्रा में पहुँचता है, इस कारण इसकी लवणता कम है। इसके नीचे जो भूमध्य सागर है इसकी लवणता आपको ध्यान में रखनी है, कितनी है 37.4 भाग प्रति हजार। ठीक है। इसी प्रकार लाल सागर है, इसकी लवणता आपको ध्यान में रखनी है 39 से 41 भाग प्रति हजार। फारस की खाड़ी आपको ध्यान में रखनी है 37 से 39 प्रति हजार। ठीक है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन बनता है कि कैस्पियन सागर है तो उसके अंदर जो उसका उत्तरी भाग है, देखिए उत्तरी भाग, इसकी लवणता कम है अपेक्षाकृत दक्षिणी भाग है। ठीक, ये दक्षिणी भाग है, क्योंकि उत्तरी भाग में आप देख पा रहे हैं एक तो वोल्गा नदी अपना जल लाकर डाल रही है, एक यूराल नदी, इन नदियों का जल जो उत्तरी भाग है वहाँ मीठा जल पहुँच रहा है, इस कारण इस भाग की जो लवणता है वो कम मिलेगी। तो जैसा कॉन्सेप्ट मैं वो आपको ऊपर बता चुका हूँ कि नदियों का मीठा जल लवणता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो काला सागर है, इसका भी यही कारण है, आपको मैं बता चुका हूँ, नीपर, नीस्ट और डेन्यूब नदियाँ इसमें मतलब मीठा जल डालती हैं। तो इनकी लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है। इस प्रकार उत्तरी सागर है, इसकी भी लवणता आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे मैं डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आगे आ जाइए। एक आपको विद्यार्थियों जो बात ध्यान में रखनी है, वायुदाब तथा जो पवनें होती हैं वो भी लवणता को प्रभावित करती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं। कौन सी दशाएं? प्रतिचक्रवातीय व उच्च वायुदाब का विकास होता है जहां उच्च लवणता की दशाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में। ठीक है, जो अनरेखीय भाग हैं। पवनें जिस भाग से चलती हैं वहाँ की लवणता को लेते हुए जल के साथ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो फैक्ट बनेगा वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इसके बाद आगे आ जाइए। उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखीय जल धाराएं महासागरों के पूर्वी भाग से लवणता को लेते हुए पश्चिमी भागों में लवणता के अनुपात को बढ़ा देती हैं। ये आपको बात ध्यान में रखना है। जो महासागरों का पूर्वी भाग है वहाँ से जो लवणता को लेते हुए और पश्चिमी भागों में लवणता के अनुपात को बढ़ा देती हैं। मतलब यहाँ लवणता की मात्रा ज़्यादा है तो ये यहाँ से जो जल धाराएँ हैं वो इधर चलेंगी पूर्वी भाग से, और पश्चिमी भाग में लवणता की मात्रा को बढ़ा देंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद ये ध्यान में रखिए विद्यार्थियों, जो गल्फ स्ट्रीम जल धारा है वो पछुआ पवनों के प्रवाह से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में ड्रिफ्ट के रूप में बहते हुए उत्तरी सागर में लवणता के अनुपात को बढ़ा देती है। यानी यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है कि विद्यार्थियों, जो उत्तरी सागर में है जो लवणता की मात्रा को बढ़ाने का जो कारण है वो गल्फ स्ट्रीम जल धारा है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो विश्व में लवणता का जो वितरण है उसको आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से जो फैक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो लवणता का क्षैतिज वितरण, एक आपको आइसोक्लाइन, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। आइसोक्लाइन सम लवणता रेखा, कौन सी रेखा? सम लवणता रेखा, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन ये आपको ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों, इसके इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आइसोहेलाइन। ठीक है। महासागरीय भागों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है महासागरों में औसत लवणता
34.75 या 35/1000, मतलब 35 भाग प्रति 1000। ये आपको नॉर्मली ध्यान में रखनी है, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, ये फैक्ट आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री साउथ के मध्य, ठीक है। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखने विद्यार्थियों, ये जो 4 मंडल हैं, इनमें मतलब सबसे जो अधिक लवणता वाला भाग कौन सा है? अयन रेखीय भाग है, क्योंकि कम वर्षा होती है यहाँ पर और मीठा जल कम मात्रा में यहाँ महासागरों में गिरता है। तो कर्क मैकर रेखाओं के आसपास का क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक लवणता वाला भाग है, ठीक है। इसके बाद अपेक्षाकृत कम लवणता वाला जो मंडल है विषुवतरेखीय भाग, यहाँ इससे ज़्यादा मतलब कम लवणता देखने में मिलती है, लेकिन सर्वाधिक लवणता वाला भाग कौन सा है? अयन रेखीय भाग। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद न्यूनतम लवणता वाला जो मंडल है ध्रुवीय उप ध्रुवीय भाग, क्योंकि यहाँ मीठा जल है तो लवणता की मात्रा बहुत कम है यहाँ, ठीक है विद्यार्थियों। एक जो नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन बनेगा, पूरे चांस है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। सीमांतवर्ती सागरों व खाड़ियों में लवणता का अवरोही क्रम में पूछा जाएगा, मतलब सर्वाधिक जो लवणता है लाल सागर, ठीक है, 39 से 41 पर मतलब भाग प्रति 1000। एक भूमध्य सागर, तीसरी फारस की खाड़ी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा अगला, वान झील या लेकवान झील जो सर्वाधिक सबसे लवणीय झील है, तुर्की में स्थित है। इसकी जो लवणता कितनी है? 330 भाग प्रति 1000। इसके बाद मर्द सागर जॉर्डन व इजराइल के मध्य, और तीसरा ग्रेट साल्ट लेक 220। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में या नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इनकी स्थिति भी पूछी जाती है कि कहाँ ये स्थित है। इसके बाद आपको एक ये सारणी ध्यान में रखनी है। एक तो काराबुगास की खाड़ी 170, बाल्टिक सागर 3 से 15 और काला सागर 15 से 18 भाग पर 1000, ठीक है। इनकी लवणता भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद महासागरों के अंदर आपको लवणता जो ध्यान में रखनी है, पहले अटलांटिक महासागर की आपको ध्यान में रखनी है। 35 से मतलब लगभग 35 आप ध्यान में रख लीजिए, 35 भाग पर 1000, वैसे 35.67 है, ठीक है। दूसरी हिंद महासागरीय आपको ध्यान में रखनी है 34.76 या लगभग 35, ठीक है। इसके बाद प्रशांत महासागर की इनसे कम है 34.72, ठीक है। महासागरों में जो लवणता है उसका जो मापन किसके द्वारा किया जाता है? सेलिनोमीटर के द्वारा, ठीक है विद्यार्थियों। और आर्कटिक जो महासागर है उसकी लवणता सबसे कम है। जो विद्यार्थियों फैक्चुअल सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो क्वेश्चन बनने होंगे वो यहाँ से आराम से बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिए 2-3 बार और नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो हिमांक भी उसका कम होगा, यानी वो जमने की उसकी प्रवृत्ति होगी वो कम होगी, ठीक है। ध्यान में रखनी है ये बात। इसके बाद एक जो क्रम है आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, जो बाल्टिक सागर है उसकी लवणता कम है, उससे अधिक आर्कटिक की है, उससे अधिक कैलिफोर्निया खाड़ी है और उससे अधिक लाल सागर की लवणता है। इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्रम को, ठीक है। बाल्टिक सागर, उसके बाद आर्कटिक सागर, उसके बाद कैलिफोर्निया खाड़ी और उसके बाद लाल सागर, क्योंकि ये क्वेश्चन 5-4 बार आ चुका है नेट जैसे एग्जाम में लवणता वाले टॉपिक से, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद उष्ण महोदय के अनुसार महासागरीय लवणता पर 3 कारकों का प्रभाव देखा जाता है। पहला वाष्पीकरण उच्च होगा तो लवणता उच्च होगी। वर्षा जितनी अधिक होगी लवणता उतनी कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार यूट्यूब पर मैं आपके टॉपिक करवाता रहूँगा। तो विद्यार्थियों धन्यवाद।